नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और ज़मीनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के भूमि अधिग्रहण नियम और 2026 के जो ताज़ा मुआवजा अपडेट्स आए हैं, आज हम उन्हें डिकोड करेंगे। देखिए, ये कोई किताबी या सैद्धांतिक चर्चा नहीं है। इसे आप प्रभावित परिवारों के लिए एक एकदम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड मान सकते हैं। राज्य के विकास और किसानों के अधिकारों के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनता है, चलिए गहराई से समझते हैं। तो इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भूमि अधिग्रहण के बेसिक्स समझेंगे, फिर सामाजिक प्रभाव का आकलन कैसे होता है, प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के क्या कर्तव्य हैं, पुनर्वास की प्रक्रिया, मुआवजे की सही कैलकुलेशन और आखिर में हम देखेंगे कि आधिकारिक फीडबैक कैसे दर्ज किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, भूमि अधिग्रहण की मूल बातें और 2015 कानून की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्योंकि देखिए, कोई भी नियम समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून की नज़र में असली अधिकार किसे मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रभावित परिवार कौन होता है। आमतौर पर हमें लगता है कि जिसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री है सिर्फ वही प्रभावित है, लेकिन नहीं। कानून की नज़र में ये परिभाषा काफ़ी व्यापक है। अगर कोई खेतीहर मजदूर है, किराएदार है या फिर वनवासी है जो पिछले 3 सालों से अपनी आजीविका के लिए उसी जमीन पर निर्भर है, तो वे भी कानूनी रूप से प्रभावित परिवार का ही हिस्सा माने जाएंगे और पुनर्वास के पूरे हकदार होंगे। है ना काफ़ी दिलचस्प बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कदम की ओर, सामाजिक प्रभाव का आकलन। यानी जमीन लेने से पहले समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसकी असली कीमत का मूल्यांकन करना। किसी भी जमीन अधिग्रहण का पूरा जीवन चक्र एक प्रारंभिक अधिसूचना यानी प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन के साथ शुरू होता है। इसके तुरंत बाद एक बहुत ही डिटेल्ड सामाजिक प्रभाव आकलन या SIA स्टडी की जाती है और फिर बारी आती है प्रभावित ग्राम सभाओं में जन सुनवाई की। खासतौर पर अगर बात अनुसूचित क्षेत्रों की हो तो वहां ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना तो एकदम अनिवार्य और अहम कदम है। इस जन सुनवाई और स्टडी के बाद क्या होता है? यहाँ एंट्री होती है एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह यानी एक्सपर्ट ग्रुप की। उनका काम ये देखना है कि क्या प्रोजेक्ट का सार्वजनिक उद्देश्य उसके सामाजिक नुकसान से कहीं बड़ा है। और सबसे खास बात, इस ग्रुप को अपने गठन के ठीक 2 महीने के भीतर ये पूरी रिपोर्ट देनी होती है। ये सख्त टाइमलाइन जानबूझकर रखी गई है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, जहां हम प्रशासक के कर्तव्यों और जमीनी स्तर पर होने वाले सर्वेक्षणों को समझेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रभावित परिवारों की रोजमर्रा की जमीनी हकीकत को कैसे हैंडल करता है। जैसे ही प्रारंभिक अधिसूचना जारी होती है, प्रशासक के पास अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 30 दिनों का समय होता है। इसी 1 महीने के भीतर उन्हें ग्राउंड पर जाकर सर्वे करना होता है, जनगणना के डेटा को वेरीफाई करना होता है और प्रभावित परिवारों से उनके पुनर्वास विकल्पों के बारे में लिखित सहमति भी लेनी होती है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। डेटा वेरीफाई होने के बाद हम पहुंचते हैं चौथे चरण पर, पुनर्वास और उसकी निगरानी। अब समय आता है एक्चुअल योजना का मसौदा तैयार करने और उसे मैनेज करने का। यहाँ पर अधिकारों का बंटवारा काफी साफ सुथरा है। प्रशासक वो इंसान है जो ग्राउंड पर काम कर रहा है। 30 दिनों में ड्राफ्ट तैयार करना, जन सुनवाई आयोजित करना और बाद में ऑडिट में मदद करना। दूसरी तरफ हैं कलेक्टर, जिनके पास फाइनल अप्रूवल की पावर होती है। कलेक्टर ही पुनर्वास के अवार्ड्स को फाइनल करते हैं और अगर कभी समय सीमा बढ़ाने की नौबत आई तो वो फैसला भी उन्हीं का होता है। यह सिस्टम अपने आप में एक बेहतरीन चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित करता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हर किसी को इंतजार रहता है, उचित मुआवजे की गणना। और यहीं पर 2026 के ऐतिहासिक कैबिनेट अपडेट की चर्चा होती है, जिसने वित्तीय मुआवजे के पूरे गणित को बदल कर रख दिया है। ये जो 4 गुना का आंकड़ा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जो मुआवजा गणना कारक होता है, उसे 1 से बढ़ाकर सीधे 2 कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले जमीन की कीमत दोगुनी होगी और फिर उसमें 2013 के कानून के हिसाब से 100% तोषण राशि यानी सोलेशियम जोड़ा जाएगा। नतीजा, प्रभावित परिवारों को मिलने वाला टोटल मुआवजा अब पूरे 4 गुना हो जाएगा। किसान संगठन काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब यहाँ हमें थोड़ा निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं को समझना होगा।
एक तरफ हमारे ग्रामीण और किसान समुदाय हैं जिन्हें अपनी जमीन खोने के बाद अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस बढ़े हुए मुआवजे की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ उद्योग और राज्य के प्रतिनिधि हैं जिनका तर्क है कि अगर सिंचाई, सड़क या दूसरे बुनियादी ढांचों का विकास तेजी से करना है तो जमीन आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। 2026 का ये अपडेट असल में इन्हीं दोनों अलग-अलग जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस बनाने की बहुत बड़ी कोशिश है। हम अपनी चर्चा के आखिरी और छठे भाग में पहुंच गए हैं, आधिकारिक प्रतिक्रिया जमा करना। एक लोकतंत्र में ये जानना बहुत जरूरी है कि आम लोग इन नियमों को फाइनल करने में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, सरकार ने नए नियमों पर विचार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनाई है। अगर आप कोई किसान संगठन है, कोई संस्था है या बस एक जागरूक नागरिक हैं, तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। अपने व्यावहारिक सुझाव सीधे psrevenue@mp.gov.in पर ईमेल कर दीजिए। लेकिन हाँ, याद रहे, ये काम 30 जनवरी 2026 की स्ट्रिक्ट डेडलाइन से पहले हो जाना चाहिए। नीति निर्माण में जनता की हिस्सेदारी का ये एक बेहतरीन मौका है। तो इस पूरी गाइड के अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। 4 गुना मुआवजे का ये जो नया ढांचा तैयार हुआ है, ये आने वाले समय में ग्रामीण आजीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को स्थायी रूप से कैसे बदलेगा? क्या इससे सच में विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी और किसानों को न्याय भी मिलेगा? ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को हमारे साथ इतनी बारीकी से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।